जय माता की दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ की यात्रा के बारे में। आप कैसे केदारनाथ की यात्रा प्लान कर सकते हैं, कौन सा सही समय रहेगा केदारनाथ यात्रा के लिए, बस का किराया कितना होगा, टैक्सी का किराया कितना होगा, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर किराया कितना होगा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी का रेंट क्या लेते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था है केदारनाथ में। तो जितने भी सवाल उठते हैं केदारनाथ की यात्रा प्लान करते समय आपके मन में, तो आज सारे सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे जाएं। तो केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है हरिद्वार। केदारनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है हरिद्वार। हरिद्वार से ही आगे केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। तो आपको सबसे पहले पहुंचना होता है हरिद्वार। हरिद्वार आप बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन बना हुआ है और देश के सभी मुख्य शहरों से सीधे हरिद्वार की ट्रेन मिल जाती है। इसके अलावा हरिद्वार के लिए कई शहरों से सीधे बसें भी चलती है। तो अगर आपके शहर से सीधे बस चलती है हरिद्वार के लिए तो आप बाई बस भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी करके भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेके जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार से भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका जो नजदीकी एयरपोर्ट पड़ेगा केदारनाथ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो है देहरादून। देहरादून से केदारनाथ की दूरी है वो लगभग 230 किलोमीटर के आसपास है। तो आप बाई फ्लाइट पहले देहरादून पहुंच जाइए। देहरादून पहुंचने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी या बाई बस करके केदारनाथ जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे सही तरीका आपको बताने वाले हैं और कम बजट में आप कैसे केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट हरिद्वार को मान के चल रहे हैं। आप हरिद्वार से अपनी यात्रा प्लान करिए क्योंकि आगे का जो सफर होता है बाई बस या बाई टैक्सी से ही होने वाला है। आपको इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको आगे जाना होता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग तक ही हरिद्वार से आगे बस या टैक्सी जाती है। केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले सभी भक्तों को सबसे पहले सोनप्रयाग ही पहुंचना होता है। सोनप्रयाग में बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो आपको वहां पे टैक्सी पार्क करने की भी जगह मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है। तो एक बात बहुत जरूरी, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने शहर से ट्रेन से जाते हैं तो इस हिसाब से अपने ट्रेन का समय रखिए आप शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप नाइट स्टे कर लीजिए। हरिद्वार में आपको नाइट स्टे करने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 500 से लेके 1000 रुपए में आपको हरिद्वार में रूम मिल जाते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले काम ये करना है कि आपको केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन आपको जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे कई सारे काउंटर बने हुए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे भी हो जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार बस स्टॉप पे भी केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि दूसरे दिन की सुबह बस की टिकट भी आपको शाम को ही लेके रख लेनी है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि दूसरे दिन आपको बस का वेट नहीं करना पड़ेगा और आप टिकट पहले से ले लेंगे तो आप जाके सीधे आपने बस में जाके बैठ सकते हैं और आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बस की टिकट की बात करें तो बस की टिकट आपको बस स्टॉप के पास में ही बस टिकट काउंटर बना हो, वहां से आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट मिल जाएगी। अगर हम बस की टिकट की चार्ज की बात करें तो 400 रुपए के आसपास का चार्ज होता है आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट का। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टिकट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं। इसमें आपका एक फायदा है और एक नुकसान भी है। फायदा आपका ये है कि आप अपनी मनचाही सीट ले सकते हैं क्योंकि सफर जो होता है 8 से 10 घंटे का होता है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। तो आप मनचाही सीट ले सकते हैं, आप विंडो सीट ले सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को मोशन थिकनेस की वजह से उल्टियां वगैरह भी आती है। तो ऑनलाइन टिकट लेने से आपका ये बेनिफिट हो जाएगा। बात करते हैं नुकसान क्या। नुकसान ये होगा कि जो आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं वो 400 रुपए के आसपास पड़ती है। अगर आप अपनी टिकट ऑनलाइन लेते हैं तो वो टिकट 700 रुपए के आसपास पड़ती है। तो 300 रुपए के आसपास आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट करना चाहते हैं तो मैक माई ट्रिप या रेड बस से आप अपनी ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी करके ले जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी करके भी ले जा सकते हैं। 3500 रुपए के आसपास का पर डे के हिसाब से टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। और जो केदारनाथ की यात्रा में आपको टाइम लगने वाला है वो आपको एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आपको ट्रैकिंग करने में लगेगा, दूसरे दिन आप वापस आएंगे तो लगभग 4 दिन का आपका हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा में समय लगने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर हम जोड़ ले तो 35 गुना 70 करीब 14,000 रुपए के आसपास में आप अपनी कार बुक करके ले जा सकते हैं हरिद्वार से केदारनाथ के लिए। और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी होती है तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन 14 से 15,000 रुपए में आप प्राइवेट टैक्सी करके ले जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी कार से भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आप सोनप्रयाग तक अपनी कार ले जा सकते हैं। सोनप्रयाग में ही बहुत बड़ा पार्किंग
स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे पर डे के हिसाब से 50 रुपये चार्ज किया जाता है और आप अपनी कार वहीं पे खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी कार लेके हरिद्वार तक तो जा सकते हैं, फिर हरिद्वार में अपनी कार पार्क कर दीजिए कहीं पे भी, उसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा बस से कर लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हरिद्वार में आपको प्राइवेट ड्राइवर भी मिल जाते हैं, तो आप किसी ट्रेवल एजेंसी से बात करके एक ड्राइवर हायर कर ले, फिर आगे अपनी यात्रा अपनी कार से कर सकते हैं। क्योंकि केदारनाथ का यात्रा का जो रास्ता है ना वो काफी खतरनाक है और काफी सकरा भी, कहीं कहीं पे तो काफी रास्ता टूटा फूटा भी है, क्योंकि इस समय केदारनाथ हाईवे प्रोजेक्ट के तहत उधर का रास्ता भी बन रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कार लेके केदारनाथ की यात्रा ना करें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने का। अगर आपको एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का तो आप निडर होकर केदारनाथ की यात्रा अपनी कार से कर सकते हैं। आप थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा पे जाने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा होता है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा प्लान करें तो केदारनाथ की जो यात्रा होती है वो 6 महीने चलती है और 6 महीने के लिए बंद हो जाती है। 6 महीने पूरी तरीके से केदारनाथ घाटी बर्फ से ढक जाती है, इसलिए 6 महीने के लिए यात्रा बंद कर दी जाती है। यात्रा की शुरुआत होती है वो मई जून से स्टार्ट हो जाती है, उधर अक्टूबर नवंबर तक चलती रहती है। तो हमारे हिसाब से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ की तो इधर या तो आप मई जून में कर लें या फिर सितंबर अक्टूबर में कर लें। जुलाई अगस्त में आप अपनी यात्रा करने से बचें, क्योंकि जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, मानसून का टाइम होता है, लैंडस्लाइड होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप जुलाई अगस्त में अपनी यात्रा करते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप मई जून में अपनी यात्रा कर लें या फिर अक्टूबर सितंबर में अपनी यात्रा कर ले। लेकिन अगर सबसे सही टाइम की बात करें, आप बिल्कुल आसानी से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ आपको नहीं पसंद है, तो सबसे सही समय आपके लिए रहेगा सितंबर अक्टूबर। आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो एक तो आपको कम बजट में केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी, क्योंकि जो सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है ये ऑफ सीजन होता है केदारनाथ के लिए, यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है। तो आपको जो रूम आपको पीक सीजन में मिलता है, अगर मई जून में जो रूम आपको 2,500 से 3,000 रुपए का मिलता है वही रूम आपको सितंबर अक्टूबर में 800 से 1,000 रुपए में मिल जाता है। तो आपका एक बजट का जो रेशियो होता है लगभग 50% कम हो जाता है। तो इसलिए आप सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा प्लान करें तो सबसे अच्छा रहेगा। और एक प्लस पॉइंट और, अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा प्लान करते हैं अक्टूबर लास्ट में, तो आपको केदारनाथ घाटी में स्नो भी देखने को मिल सकती है, तो आप स्नो का भी लुत्फ उठा सकते हैं केदारनाथ घाटी में। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप अपनी कार से गए हैं तो पार्किंग बनी हुई है, आप अपनी कार वहीं पे पार्क कर दें। अगर आप बाई बस गए हैं तो आप सोनप्रयाग में जहां उतरेंगे वहां पे बहुत सारे आपको गाइड भी मिल जाएंगे और आप खुद से भी रूम सर्च कर सकते हैं। आपको अगर हम बता दें वहां पे रूम का क्या चार्ज होगा, तो 800 से 1,000 रुपए में आपको ऑक्सीजन में रूम मिल जाएगा। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, मई जून में जाते हैं, तो 1,500 से 2,000 रुपए में आपको सोनप्रयाग में काफी आसानी से रूम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में आपको डोरमेट्री भी मिल जाती है, जिसका की चार्ज 350 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा इससे सस्ता भी ऑप्शन अवेलेबल है सोनप्रयाग में, आपको 100 रुपए में सोनप्रयाग में बेड मिल जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल बने होते हैं जिसमें कि कम से कम 15-20 बेड पड़े होते हैं, जिसका कि पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से चार्ज दिया जाता है। तो आप इसमें भी अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो आपको साथ में कौन कौन सी चीजें रखनी है। तो सबसे जरूरी है आप अपने साथ हमेशा एक ID कार्ड रखें, या तो आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं या फिर आधार कार्ड रख सकते हैं। दूसरा, अपने साथ वूलन कपड़े जरूर रखें, क्योंकि जो केदारनाथ का टेम्परेचर होता है कभी कभी माइनस में चला जाता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो हमेशा अपने साथ वूलन कपड़े रखें। इसके अलावा आप अपने साथ हमेशा रेनकोट और छाता जरूर रखें, क्योंकि बेमौसम वहाँ पे बरसात शुरू हो जाती है। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो कहीं आपको टीन शेड मिलेगा, पूरे रास्ते में नहीं मिलेगा, तो इससे आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले, इसलिए रेनकोट और छाता हमेशा अपने साथ रखें। तो हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको एक काम और करना है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के लिए ई पास जनरेट होता है, तो आपको वहीं पे अपना ई पास बनवा लेना। ई पास बनवाने के लिए आपको सिर्फ वहां पे अपना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है, आपका ई पास बन जाता है। अगर आप शाम को ही ई पास बनवा लेते हैं तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठ के आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको लंबी लाइन नहीं लगना पड़ेगा और आपका काफी समय भी बच जाएगा। और जो ई पास बनता है उसका जो टाइम है सुबह बनने का वो करीब 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बनता है। अगर आप 5 बजे ही अपनी ट्रैकिंग शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप अपना ई पास
शाम को ही बनवा लें और आराम से सोनप्रयाग में खाना खाइए। खाना पीना खाने के बाद अपने रूम पे आके सो जाइए। अगर हम बात करें सोनप्रयाग में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो सोनप्रयाग में खाने पीने की आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। 100 से 120 रुपये में आपको पर थाली के हिसाब से खाना मिल जाता है, जिसमें कि आपको 4 रोटी, चावल, सब्जी, दाल, अचार सब कुछ मिल जाता है। तो 100 से 150 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं सोनप्रयाग में। तो दोस्तों सोनप्रयाग में आपको दूसरे दिन जल्दी उठना है, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग में कम से कम 8 से 10 घंटे लगने वाला है। तो आप मॉर्निंग में दूसरे दिन जल्दी उठ जाइए, 4 बजे के आसपास उठ जाइए, आराम से फ्रेश हो जाइए, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो गौरीकुंड तक आपको जाने के लिए सोनप्रयाग से टैक्सी मिल जाती है सोमो टाइप की, जो कि 30 रुपए के आसपास चार्ज करती है और वो आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है। तो आप बाई टैक्सी गौरीकुंड तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहीं पे आपको गौरीकुंड मिल जाएगा। गौरीकुंड में अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। गौरीकुंड का जो जल है वो हमेशा गर्म रहता है, तो बहुत से श्रद्धालु इसमें स्नान भी करते हैं। और गौरीकुंड में ही गौरी माता मंदिर भी बना हुआ है। तो आप जो सबसे पहले दर्शन करेंगे वो गौरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद दर्शन करने के बाद ही आप अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करेंगे। गौरीकुंड से आप अपनी आगे की जो यात्रा करने वाले हो पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, घोड़े खच्चर से भी कर सकते हैं, पिट्ठू से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे घोड़े खच्चर की बात करें तो 2300 रुपए वाले घोड़े वाले चार्ज करते हैं आपको केदारनाथ तक ले जाने का। आप गौरीकुंड से केदारनाथ 2300 रुपए में घोड़े से जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पिट्ठू की, तो पिट्ठू वाले जो चार्ज करते हैं वो 4500 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं आपका गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक। ये जो चार्ज करते हैं वो एक तरफ का चार्ज होता है, इसमें सिर्फ आपको ये लेके जाते हैं और छोड़ के वापस आ जाते हैं। सबसे सही तरीका जो है हमारे हिसाब से आप पैदल ट्रैकिंग करिए केदारनाथ यात्रा की। अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं तो, क्योंकि जितना आनंद आपको पैदल ट्रैकिंग में आने वाला है वो आपको खच्चर, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ की तो कैसे करेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गौरीकुंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले ही पड़ती है एक जगह फाटा। फाटा नाम की जगह पड़ती है। यहाँ भी बहुत सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे भी आपको रुकने की वैसी व्यवस्था मिलेगी जैसे कि आपको सोनप्रयाग में मिलने वाली। तो आप फाटा पहुंच जाइए। फाटा से ही हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो जो अगर हेलीकॉप्टर की चार्ज की हम बात करें यहाँ पे तो 6000 रुपए के आसपास आपसे अप और डाउन को लिया जाता है। तो आप बाई हेलीकॉप्टर भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो आनंद आपको हेलीकॉप्टर से नहीं आने वाला है, क्योंकि आप 10 से 12 मिनट में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे और दर्शन करेंगे और फिर 10 से 12 मिनट में आप वापस आ जाएंगे। तो आपका जो रास्ते का आनंद है, प्राकृतिक दृश्य इतने सुंदर सुंदर है ट्रैकिंग के रास्ते में, आपको जगह जगह झरने देखने को मिलेंगे, जगह जगह आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो ये सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। हाँ, अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं, आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए हेलीकॉप्टर की यात्रा सही रहेगी। आप जाइए हेलीकॉप्टर से दर्शन करिए और फिर वापस आ जाइए। अगर हेलीकॉप्टर की टिकट की हम बात करें, आपको टिकट कैसे मिलेगा, तो फाटा में ही हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर बना हुआ है। आप यहीं पे जाके सीधे टिकट ले सकते हैं। टिकट आपको काफी आसानी से मिल जाएगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं पैदल ट्रैकिंग करने में आपको कितना टाइम लगेगा। पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो रास्ते में आपको नेटवर्क कैसा मिलेगा फोन का, तो अब हम इस पे सारी बात कर लेते हैं। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप 7 से 8 घंटे में केदारनाथ पहुंच जाएंगे, काफी आसानी से चढ़ते हैं। स्टार्टिंग का जो रास्ता है 6 से 7 किलोमीटर का वो काफी आसान है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा काफी टफ है। तो शाम तक आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैकिंग करते समय आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो पूरी यात्रा में आप सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा तक पहुंचते हैं तो आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरे ट्रैकिंग के रास्ते में आपको जगह जगह छोटी छोटी होटल मिल जाएंगी। आपको चाय, कॉफी, पानी, कोल्ड ड्रिंक आपको जगह जगह मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर पानी की बात करें तो आपको रास्ते पर बहुत से झरने भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनमें भी पानी पी सकते हैं। इनका जो पानी है बहुत ही निर्मल है, पीने योग्य है। तो अब हम ट्रैकिंग करते हुए पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहां पे क्या रुकने की व्यवस्था है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं।
तो वहाँ के रुकने की जो व्यवस्था है, तो मंदिर के पास में अगर आप रुकना चाहते हैं, आप पीक सीजन में जा रहे हैं, तो 2500 से 3000 रुपये में आपको होटल और गेस्ट हाउस के रूम मिल जाएंगे। उसमें डबल बेड, ट्रिपल बेड भी हो सकते हैं। आप कितने पर्सन हैं ये आप पे डिपेंड करेगी। 2500 से 3000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप ये ऑफ सीजन में जा रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं, तो 8 से 1000 रुपये में आपको मंदिर के पास में रूम अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर से पहले एक जगह पड़ती है बेस कैंप, जहाँ पे कि पीक सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो रुकने की सारी व्यवस्था इसी बेस कैंप पे की जाती है। यहाँ पे आपको टेंट मिल जाते हैं। टेंट का जो चार्ज होता है वो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है। बहुत बड़े बड़े टेंट लगा दिए जाते हैं जिसमें कि 12-15 बेड पड़े हुए होते हैं और पर बेड का चार्ज 300 रुपये के हिसाब से लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी हट भी बनी होती है जिसमें कि 6-7 बेड पड़े होते हैं। इनमें पर पर्सन के हिसाब से 750 रुपये चार्ज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हट हाउस की भी व्यवस्था की जाती है जिसमें कि सिर्फ 2 बेड पड़े होते हैं, लेकिन इसका जो चार्ज लिया जाता है आपसे वो 990 रुपये के आसपास लिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो हट हाउस में या फिर हट में या फिर टेंट में भी रुक सकते हैं। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आपके लिए प्रेफर करूंगा कि आप ये बेस कैंप में रुक जाइए। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आप इन सब में ना पड़ के आप सीधे मंदिर चले जाइए। मंदिर के पास बहुत से गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं, तो आप काफी आसानी से वहाँ पे आपको रूम मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी स्टे कर सकते हैं और मात्र 800 से 1000 रुपये में आप मंदिर के पास में स्टे कर सकते हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप यहीं पे बेस कैंप में भी रुक जाइए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस कैंप में हट्स वगैरह की बुकिंग आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकते हैं। तो gmvmonline.com पे जाके आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। काफी आसानी से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग करने का ये फायदा होगा, आप पीक सीजन में जाएंगे तो आपको रूम वगैरह सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे जाएंगे और अपने टेंट या फिर हट हाउस में जाके सीधे रेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं शाम तक केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने के बाद शाम की आरती में आपको सम्मिलित होना है। शाम की जो आरती होती है यहाँ पे 6 बजे से आपकी आरती शुरू हो जाती है, करीब 9 बजे तक यहाँ पे पूजा पाठ चलता रहता है। अगर आप सुबह स्टार्टिंग ट्रैकिंग कर रहे हैं सोन ट्रैक से, इस हिसाब से करिए कि आप हर हाल में 6 बजे तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएं, क्योंकि ताकि आप यहाँ की आरती में सम्मिलित हो सके। आप शाम को यहाँ पे आरती में सम्मिलित होइए, आराम से पूरी घाटी का आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए और खाना पीना खा के आप अपने रूम पे आ जाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आप अगर मंदिर के आसपास में रूम वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे वो आपको खाना भी प्रोवाइड करवा देते हैं अपने ही होटल में, अपने ही रूम में। 100 से 150 रुपये में आपको यहाँ पे भी थाली मिल जाती है, लेकिन यहाँ का जो खाना होता है काफी सादा होता है, प्याज लहसुन आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ का जो खाना होता है शुद्ध मिलता है आपको, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको दर्शन होने वाले हैं। आप जो आरती में सम्मिलित होंगे वो मंदिर के बाहर से आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि शाम को आपको मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने के लिए आपको सुबह एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर जाना होगा। मंदिर में आप सुबह जाके ही अंदर से गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। इसलिए आप शाम को आइए, आराम से सो जाइए रूम पे, खाना पीना खाने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद फ्रेश होइए और फिर एक बार जाके मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। अगर आप सुबह सुबह मंदिर में जाते हैं दर्शन करने की भीड़ बहुत कम होती है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते तो कभी कभी पीक सीजन में बहुत लंबी लाइन हो जाती है। अगर आप ऑफ सीजन में तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन देखने को नहीं मिलेगी और काफ़ी आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे। तो अब हम सुबह सुबह मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर में आप जाइए, आराम से दर्शन करिए, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ की जयकारे लगाते रहिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए और वहाँ पे मंदिर के सामने बैठ के आराम से कुछ देर शांति से जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ का ध्यान करिए और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अच्छे से आनंद उठाइए। जहाँ आपको एक तरफ पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ आपको बहती नदी देखने को मिलेगी, तो तीसरी तरफ आपको एक पर्वत दिखेगा जहाँ पे आपको बर्फ बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो आप आराम से वहाँ पे फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं और बहुत सी यादें बाबा केदारनाथ मंदिर से साथ में ला सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर ले यहाँ पे आपको प्रसाद किस रेट में मिलने वाला है, तो बाबा केदारनाथ मंदिर के पहले ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, जो कि 101 रुपये से लेके 501 रुपये तक आपको प्रसाद यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपने बजट अनुसार प्रसाद भी खरीद सकते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं बाबा भैरव के दर्शन करने, जो कि वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ता है। तो आप बाबा भैरव के भी दर्शन करने जा सकते हैं। बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद फिर से ट्रैकिंग करते हुए आप आ जाएंगे सोन ट्रैक। सोन ट्रैक आने के बाद एक बार फिर से आप नाइट स्टे कर लेंगे और दूसरे दिन की बस की जो टिकट है उसी दिन आप शाम को ले लेंगे, ताकि फिर से आपको सुबह टिकट की मारामारी करनी ना पड़े और फिर दूसरे दिन शाम तक आप आ जाएंगे हरिद्वार।
तो ये जो हमने पूरी डिटेल आपको दी, ये हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से हरिद्वार की डिटेल दी है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बजट की बात कर लेते हैं, कितना बजट आपको लगने वाला है केदारनाथ की यात्रा में। तो अगर हम हरिद्वार से केदारनाथ की सबसे कम बजट की बात करें तो अगर हम 400 रुपये मान के चलते हैं बस का किराया, तो आने जाने का आपका हो जाता है 8 रुपये। अगर आप टेंट या डोरमेट्री में रुकते हैं तो आपको 3 नाइट का स्टे करना पड़ेगा। 2 नाइट का स्टे करना पड़ता है सोनप्रयाग में और 1 नाइट का स्टे करने पड़ेगा आपको मंदिर में। तो इसका किराया हो जाता है लगभग 900 रुपये। तो 800 रुपये के आसपास का किराया होता है आपका बस का और 900 रुपये का किराया होता है आपका रुकने का। तो 9, 8, 1700 रुपये के आसपास का आपका ये किराया होने वाला है। 300 रुपये अगर हम पर डे के हिसाब से खाने का खर्च रख लेते हैं तो 3 दिन का खर्च होता है 900 रुपये। तो 17, 9 करीब 2600 रुपये के आसपास में आपका टोटल बजट आने वाला है केदारनाथ की यात्रा पे। अगर आप मिनिमम में खर्च करके चलते हैं तो अगर आप बहुत अच्छे से रूम लेके चलते हैं, अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो फिर आपकी यात्रा का किराया लगभग 8 से 10 हज़ार होने वाला है। अगर आप बाई हेलीकॉप्टर यात्रा ये करने वाले तो आपकी यात्रा का लगभग खर्च 15 से 16 हज़ार रुपए का होने वाला है। तो पैसा आपका है, ये बजट आपको बनाना है, आपको कितने में आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताया जरूर, और सभी भक्तगण कमेंट सेक्शन में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.